आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस दृष्टि पे। तो आइए आज हम अपने जो सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किए थे उसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि आखिर क्या चीजें आज की क्लास में होने वाली हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे पूरे राउल्ट्स लॉ के अनुसार कि आखिर राउल्ट्स का लॉ क्या था और देखेंगे उसके भी अनुप्रयोग क्या थे और मतलब क्या क्या उसका सूत्र था। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशंस मिल सके। सब्सक्राइब आपका मन लेकिन बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि आपकी ना पढ़ने का मन हो फिर भी अगर आपको नोटिफिकेशन जाएगा तो आप शायद ही पढ़ लो और आप एक प्रोडक्टिव डेज बना लो। तो इसके पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक को क्लियर कर लिया है, जैसे कि हमने सॉल्यूशंस क्या होते हैं, फिर टाइप्स इनके, फिर कंसंट्रेशन टर्म्स इनका, फिर उसके बाद इसमें मोलैलिटी तथा जो मोलैलिटी होता है ये आपके पास बेसिक टर्म्स होते हैं कंसंट्रेशन को, तो इनको हमने अगले अलग सेशंस में बहुत ही अच्छे से इसको समझा था। फिर उसके बाद हेनरी लॉ और सॉल्युबिलिटी में हमने हेनरी लॉ को मतलब डिफाइन कर लिया था, क्योंकि अब हमें पूरा टॉपिक सॉल्युबिलिटी पे चल रहा है। तो हमने ठोस को द्रव में घोल लिया, गैस को द्रव में घोल लिया, तो द्रव गैस को द्रव में घोले तो एक लॉ आया था हेनरी लॉ। अब यहाँ पे हम द्रव जो भी विलयन होगा, अब द्रव को हम घोलना चाह रहे हैं, तो आखिर उसका वाष्प दाब क्या इस पे इफेक्ट डालेगा, इसको डिफाइन किए थे राउल्ट साहब जी ने, जो कि एक फ्रेंच रसायनज्ञ थे, फ्रेंच केमिस्ट्रिस्ट थे। तो आखिर देखेंगे आखिर इन्होंने कौन से फार्मूले का प्रतिपादन किया और क्या चीजें उन्होंने बताया। तो इसमें एक चीज याद रखनी है कि आप इसमें जो भी मतलब लोगे बिले प्लस ब्लैक वो आपके पास वाष्पशील होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है आपके पास द्रव क्योंकि हमने ठोस द्रव देख लिया, गैस द्रव देख लिया, तो अब हम देखते हैं द्रव विलयनों का वाष्प दाब। तो यहाँ पे अब एक टर्म्स आ गया है वाष्प दाब, केवल दाब नहीं है, यहाँ पे वाष्प दाब है। हाँ, हम द्रव बना रहे हैं तो वाष्प द्रव आएगा। अब यहाँ पे जो इसको अध्ययन किया था सबसे पहले आपने, जो साइंटिस्ट था वो थे राउल्ट का नियम, यहाँ से लिखे राउल्ट्स लॉ। तो आज हम इसे डिफाइन करते हैं भाई आखिर राउल्ट्स लॉ क्या था। तो सबसे एक लाइन में हम इसकी डिफिनेशंस देखें तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि वाष्पशील, आपको एक यहाँ पे दिख रहा है कि हर जगह आपको वाष्पशील लिखा जा रहा है, तो ये चीज अभी हम आगे देखते हैं आखिर क्यों लिखा जा रहा है, क्या इसे हम अवॉइड कर सकते हैं या नहीं। तो वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। तो ये फर्क के डेफिनेशन आपको कुछ आइडिया लग रहा है यार, ये भी तो हमने हेनरी के नियम में भी पढ़ा था, क्या डिफरेंस हो गया कि इनको राउल्ट्स के नियम बना दिया गया, हम हेनरी के नियम में ही रहने देते। तो एक चीज आपको दिख रही है कि एक तो ये वाष्पशील द्रव के विलयन में लिया जा रहा है, और यहाँ पे ये चीज है कि प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, और हमने हेनरी के नियम में लिया था तो केवल हमने गैस का आंशिक दाब लिया था और केवल गैस की मोल अंश लिए थे। हमें जो आपका जो विलायक था, जो द्रव था, उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो डिपेंड करेगा ये दोनों पे करेगा, आपके जो द्रव मतलब जो भी आपका विलयन बनाया जा रहा है ब्ले प्लस विलायक से मिलके बनेगा, तो ये दोनों की प्रकृति, दोनों के मोल अंश, दोनों के दाब के डिपेंड करेगा, यानी दोनों की समानुपाती होगा। जैसे कि अगर हम एक ग्राफ बना लेंगे, यहाँ पे हम ग्राफ को बना लेते हैं,
ये हो गया आपके पास x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया x1 इक्वल टू 0 और ये हो गया x1 इक्वल टू, ये आपके पास P1 है और ये आपके पास P2 है। थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास, मात्रा में हो गई। इधर आप मतलब ये x और y अक्ष में बनाया गया है, तो इधर जो आप ले रहे हो, इधर आप वाष्प दाब ले रहे हो, वाष्प दाब, और इधर जो जा रहा है आपके पास मोल अंश, मोल अंश। अब जैसे ये बना है विलेय प्लस विलायक से, मतलब ये द्विअंगी विलयन है, तो ये दोनों अंगों पे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे x1 माना है, तो यहाँ का जो x1 है इस पे जो आपका x2 यहाँ पे 0 हो गया, तो इस पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है ये हो गया, और ये आपके पास x1 यहाँ पे 0 है और x2 है, तो उसके लिए प्रेशर ये हो गया। अब यहाँ पे आपको निकालना होता है टोटल प्रेशर। तो जब आप टोटल प्रेशर निकालोगे तो एक ही चीज कर सकते हो कि इन दोनों को जोड़ दोगे, P1 प्लस P2, ये आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब देखिए ये चीज आप देखिए, ये मत होना, ये जो प्रेशर है इतना, ये प्रेशर आपका P1 है और यहाँ जो प्रेशर है ये आपका P2 है। तो x1 के लिए P1 है और x2 के लिए P2 है। ये तो हमने मात्रा के आधार पे बनाया है, ये तो समझ में आया ना आपके पास ग्राफ। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमने मान लिया कि P1 समानुपाती है x1 के। अभी यहाँ पे हम कोई कांस्टेंट यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम बोल देंगे कि जो आपका फर्स्ट, जैसे कि द्रव बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे अगर हम विलेय की बात लें तो विलेय का जो आंशिक दाब, वाष्पशील दाब होगा वो समानुपाती होगा उसके मोल अंश के। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट समीकरण। अभी इसको ना फर्स्ट बनाओ, हम समानुपाती चिन्ह को हटा ही लेते हैं यहाँ से। तो जब हम यहाँ से समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है P01 और ये x1 हो गया ये चीजें। अब हम वही सेम करेंगे आपके पास दूसरे अवयव के लिए, क्योंकि यहाँ पे दो अवयव से मिलकर कोई भी विलयन बना है, क्योंकि हम पहले ही निश्चित कर चुके हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम द्विअंगी विलयन के बारे में बात करेंगे, त्रिअंगी या एक अंगी के बारे में नहीं। तो ये हो गया आपके फर्स्ट के लिए, तो ये समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम आ जाते हैं P2 समानुपाती है x2 के। अगेन वहां पे हटाएंगे तो P2 बराबर हो जाएगा P02 x2, और ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो ये 2 हो गया आपके पास समीकरण। अब बोले तो ये P0 क्या है, तो भाई ये P1 शुद्ध घटन, यहाँ पे ये जो क्या है, ये आपके पास जैसे कि हेनरी कांस्टेंट यूज किया जाता था, ये भी एक प्रकार का यहाँ पे कांस्टेंट ही है। अब हम तो जैसा कि हमारे पास 2 समीकरण बन के तैयार है, तो ये आपका पास है जो अवयव 1 के लिए है और ये है आपके पास अवयव 2 के लिए। अब हम यहाँ से हम एक और भी मतलब थियरी, एक और साइंटिस्ट की हेल्प लेंगे जो कि थे आपके पास डाल्टन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डाल्टन के आंशिक वाष्प में लिखेंगे दाब के नियमानुसार। आखिर जो डाल्टन, देखिए जब भी स्टडी की जा रही थी ना, तो हर साइंटिस्ट ने कुछ अलग अलग पॉइंट खोजा था, तो उनकी हेल्प लेके ये लोग अपने जो भी अपने एजम्पशन थे उनको और बेहतरीन कर लेते थे। अब ये देखिए अलग अलग समीकरण था, तो अब हम अलग अलग थोड़ी निकाल सकते भाई, अलग अलग समीकरण थे तो बहुत दिक्कत होती, एक बार हम ये रखते एक बार ये रखते, तो ये कुछ अलग होता। अब हम इन दोनों समीकरण को डाल्टन के आंशिक दाब के अनुसार जोड़ लेंगे ताकि हमें एक समीकरण मिल जाए जिसको हम लगा के अपने कोई भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे वही करेंगे आपके पास कि आप देख रहे हो कि टोटल प्रेशर बराबर है P1 और P2 की, तो आप यहाँ पे लिखोगे P इक्वल टू P1 प्लस P2, और आपने P1 P2 का मान निकाल लिया है, बस इस समीकरण में आपको मान रख देना है। तो रखो मान यहाँ से P टोटल बराबर P1 का मान है आपके पास P01 x1 प्लस P01 x2, ये हो गया आपके पास
एक समीकरण। अब यहाँ से अगर किसी एक मूल अंश दे दिया जाए तब भी आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे P2, क्योंकि एक प्रेशर भी मान लीजिए प्रेशर 2 दे दे और एक का मूल अंश दे दे, फिर और पूछा जाए कि दूसरे का मूल अंश बताओ, तब तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन वही किसी एक का मूल अंश दे और किसी एक का प्रेशर दे और दूसरे का प्रेशर पूछ ले, जैसे मान लीजिए यहाँ पे P1 का मान दे दिया और यहाँ से X2 का मान दे दिया और X1 का मान दिया ही नहीं है और आपको पूछा जा रहा है कि P2 बताओ, तो क्या आप यहाँ से इस फार्मूले से लगा सकते हो? तो आप बोलोगे ऑब्वियसली नहीं। तो आखिर हम ऐसा क्या करें कि उस कंडीशन में भी इस सवाल को हम क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें? तो एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे आपका जो बिलियन बन के तैयार हुआ है वो X1 और X2 से तैयार हुआ है। यानी जैसा कि हमने पहले ही डिफाइन किया था कि अगर हम किसी दो चीजों को मिलके बनाते हैं तो अगर उसके मोल की बात करें तो उसका मोल हमेशा एक ही रहेगा। अगर उसकी प्रतिशतता के बारे में बात करें तो वो हमेशा 100% में ही होगा। तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो X1 होगा प्लस X2 होगा ये इक्वल टू 1 के होगा, कि इसके भी जो मूल अंश होंगे वो 1 के बराबर होंगे। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो कि X1 बराबर 1 माइनस X2 कर सकते हो, या तो आप X2 बराबर यहाँ से 1 माइनस X1 कर सकते हो। अब दो कंडीशन आपके पास ये आ गई हैं, अब इनका हेल्प करके हम इस फार्मूले को थोड़ा सा और सॉर्ट कर सकते हैं और एक मान भी दिया हो तो हम आसानी से लगा सकते हैं। अब आप क्या करो, इसमें से किसी एक का मान रख लो, हम X1 का ही मान रख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे PT P0 1, X1 की जगह आप रखोगे 1 माइनस X2 प्लस P2 X2। अब इस समीकरण को यूज करके आप कोई भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो इसका गुणा करके थोड़ा सा और सॉर्ट कर लो, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं इसमें X2 को कॉमन कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से करें थोड़ा सा और सॉर्ट इसको, तो यहाँ से PT टोटल बराबर P0 1 माइनस P0 1 X2 एंड प्लस आपके पास P2 X2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे X2 कॉमन कर सकते हो, P टोटल बराबर P0 1 माइनस X2 कॉमन कर लेंगे तो आपका आ जाएगा P1 माइनस P2। ये फार्मूला भी आप सामान्यतः यूज कर सकते हो, या तो ये यूज करो या तो ये यूज करो, कोई भी दो फार्मूला यूज करके आप आसानी से राल्स के नियम के अनुसार अगर कोई सवाल दिया है तो उसे लगा सकते हो। वहां पे आपको आंशिक दाब दे देगा, टोटल प्रेशर दे देगा, तो आप कोई भी इस फार्मूले का यूज करके वहां पे मान लीजिए X2 का मान नहीं दिया तो आप X2 का निकाल लो, या तो आपके पास P1 का मान दे दिया, P0 1 का मान दे दिया और फिर उसके बाद P2 का मान दे दिया, तो फिर आप टोटल प्रेशर भी निकाल सकते हैं। तो मतलब सारी चीजें आप यहाँ से क्लियर आउट कर सकते हो। तो ये था आपके पास राउल्ट्स का नियम। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि राउल्ट्स ने, जैसे कि हमने गैस को द्रव में घोला तो हेनरी जी की सहारा लिया, अब हम गैस द्रव को द्रव में घोले हैं, लेकिन एक चीज आप याद रखना कि वाष्पशील होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब होगा विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होगा। अब इस ग्राफ पे आ जाओगे और इस ग्राफ से आपको यही समझ में आएगा कि ये जो विलयन दो चीजों से मिलके बना है, इन दोनों की मात्रा, इन दोनों के प्रेशर्स पे ये डिपेंड कर रहा है। तो वही हम अवयव 1 के लिए निकाले, अवयव 2 के लिए निकाले इस फॉर्मूले का यूज करके, और फिर डाल्टन थ्योरी के अनुसार हमने इन दोनों समीकरण को जोड़ दिया। और हम एक पहली चीज पढ़ चुके हैं कि हम कोई भी अवयव बना रहे हैं तो उसका मूल हमेशा 1 के बराबर होगा। विलयन का मूल अंश हमेशा 1 होता है। अब 1 में से ही आप निकालोगे विलय की कितनी मात्रा थी और विलय की कितनी मात्रा थी। तो हम यहाँ से X1 प्लस X2 बराबर 2 कर दिया, और फिर यहाँ से हम किसी एक का मान निकाल के इस फार्मूले में रख लेते हैं, जिससे हमें आसानी मिल जाती है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। अब इसमें थोड़ा सा इनका नियम क्या है और इनकी सीमाएं क्या, उसे देख लेते हैं, फिर हमारा राउल्स का नियम भी क्या हो जाएगा क्लियर। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सभी को अच्छे से नोट्स कर लेना।
एक चीज हमारा एक पॉइंट बच गया था, वहां पे जगह नहीं थी इसलिए हमने दूसरी स्लाइड ले ली। एक राउल्ट के नियम की सीमाएं, कि आखिर राउल्ट्स के नियम की सीमा क्या थी भाई, ये किस पे फॉलो होगा किस पे नहीं फॉलो होगा ये भी तो डिफाइन करेगा, क्योंकि राउल्ट्स का नियम यूज करके हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिफाइन करने वाले हैं। तो वो तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लें। तो जो राउल्ट्स का नियम होगा ये वाष्पशील द्रव पर ही लागू होता है। और दूसरा तनु विलयनों पर लागू होता है। और भी है कि इसमें जो परिवर्तन ऊष्मा परिवर्तन शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ये भी जो था जो राउल्ट्स के नियम में आता है, क्योंकि उष्मा यहाँ से आप लिख सकते हो जो डेल्टा एच का मान होता है, अगर ये राउल्ट्स का विलयन जिस पे लागू हो रहा है तो वो उस विलयन में जो उष्मा का परिवर्तन होगा वो बिल्कुल भी शून्य होगा, और इसमें जो आयतन परिवर्तन होगा वो भी शून्य होगा। तो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि आयतन परिवर्तन भी शून्य होना चाहिए। यानी आपके पास जो डेल्टा V का भी जो मान होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, शून्य। कि जैसे कि हमने डिफाइन किया कि ये दोनों अवयव की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो अगर हम दोनों अवयव को मिला के बैलेंस को बना रहे हैं तो वहां पे जो आपका आयतन परिवर्तन है वो भी शून्य होना चाहिए, और आपका जो उष्मा परिवर्तन है वो भी शून्य होना चाहिए। तो ये थे आपके पास छोटा जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड में छूट गया था, राउल्ट्स की सीमाएं। तो हमने राउल्ट्स के नियम देखे, उसके फार्मूले को डिफाइन किया, और ये कैसे ग्राफ में डिपेंड करता है, तो इसका ग्राफ भी पूछता है तो आप उस ग्राफ को भी डिफाइन कर लोगे। और ये रही आपके पास राउल्ट्स के नियम की सीमाएं। तो आई होप आपको हेनरी तथा राउल्ट्स का नियम क्लियर हो गया होगा। हेनरी का नियम हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, और हमने राउल्ट का नियम इस वाले सेशंस में देख लिया। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट अपने इस चैनल्स को, अपनी सिस्टर्स को, अपनी इस मैम को दे, ताकि हमारे अंदर और भी मोटिवेशंस आता रहे। क्योंकि आपके एक लाइक्स और एक कमेंट्स भले ही आपके लिए न कुछ वैल्यू ना रखते, लेकिन हमारे लिए बहुत ही वैल्यू रखती है। तो प्लीज एक लाइक, छोटा सा मतलब काम है, बिना किसी चीज को अदा किए आप आसानी से लाइक कर सकते हो, छोटा सा कमेंट कर सकते हो, और वो हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करेगा, और हम आपके लिए ऐसे ही हर सब्जेक्ट को आसान बनाते रहेंगे। तो अगर आप फिजिक्स भी और बायो भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम उसे भी स्टार्ट कर सके। तो थैंक यू अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव।